सवाल दिया है, एक धारा स्रोत तथा एक वोल्टेज स्रोत समांतर क्रम में जुड़े हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। Vs बराबर 12 वोल्ट तथा Is बराबर 3 एम्पीयर प्रत्येक स्रोत द्वारा सप्लाई शक्ति ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे एक ठो करंट सोर्स दिया है, करंट सोर्स दिया है जिसके क्रॉस वोल्टेज दिया है Vs और Vs का मान दिया है 12 वोल्ट तथा इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है Is का मान 3 एम्पीयर है। यहाँ पे देखिए करंट की दिशा प्लस से निकल रही है, मतलब कि जो करंट सोर्स है वह जो भी पावर होगा उसको डिलीवर करेगा। तो Vs गुणे के Is यानी कि 12 तिहाई 36 वाट पावर वह डिलीवर करेगा। तथा देखिए दूसरा दिया है वोल्टेज सोर्स दिया है और वोल्टेज सोर्स में जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रही है तथा इसके क्रॉस भी वोल्टेज जो है Vs है 12 वोल्ट तथा इसमें फ्लो होने वाले करंट भी 3 एम्पीयर है। तो यहाँ से जो है 36 वाट पावर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है करंट, मतलब कि यह 36 वाट वाट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो डिलीवर्ड पूछा है तो यह -36 वाट पावर डिलीवर करेगा। ठीक है भैया, आइडेंटिफाई द सोर्स दैट हैज फॉलोइंग सिंबल्स। देखिए यहाँ पर जो चित्र है उसके अंदर जो है तीर का चिन्ह है जो कि करंट का चिन्ह है और देखिए बाहर जो कपड़ा पहना है वह भी करंट का कपड़ा पहना है, लेकिन वह जो कपड़ा है वह भी डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पर। मतलब कि जो वोल्टेज है अगर उसको चेंज करेंगे तो कपड़ा चेंज होगा और जब कपड़ा चेंज होगा तो वह जो है करंट चेंज होगी। मतलब कि यह वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। इसमें देखिए जो पहला वाला लूप है यह वाला, इसमें जो है केवीएल नहीं लग पाएगा क्योंकि लूप में चाहिए होता है वोल्टेज सोर्स, लेकिन देखिए यहाँ पे बीच में करंट सोर्स है इसलिए इसमें नहीं लग पाएगा। तो देखिए यहाँ से आई जा रही है करंट और यहाँ से 5 आई एम्पियर जा रही करंट, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट हो जाएगी आई प्लस 5। तो देखिए अब जो बड़ा वाला यह मेश है इसमें केवीएल लगाएंगे तो देखिए यहाँ से माइनस से प्लस की तरफ जा रही है करंट, तो हो जाएगा 20 माइनस 2i माइनस 3 गुणे के देखिए इसमें करंट आई प्लस 5 जा रहा था कोष्टक में आई प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसका मान 3i है और देखिए डायरेक्शन यहाँ पे प्लस से माइनस में जा रहा है, प्लस से माइनस में जा रहा है तो इसको माइनस ले लेंगे तो -3i बराबर 0 हो जाएगा। इसको हल कर देंगे तो आई का मान 5/8 एम्पियर आ जाएगा। जो कंडक्टर होता है उसमें जो एटम होता है, देखिए ये सब एटम मेटल एटम है, ये सब इस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखिए सब छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हैं और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हुए एटम से टकराते हैं तथा जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो जो एटम होता है वह वाइब्रेट करता है। देखिए यहाँ पर एटम वाइब्रेट कर रहे हैं और जब एटम वाइब्रेट करेगा तो यहाँ गर्मी पैदा होगा। तो इस सवाल में हो जाएगा व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इट्स टेम्परेचर राइजेज दिस इज बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स। सवाल दिया है अप्लाइंग केवीएल द डायरेक्शन इन विच लूप इज टू बी ट्रेस्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड फॉलोइंग द साइन कन्वेंशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या क्रॉस ए बी के ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो ए पॉइंट है उसको उठाकर डी पर लेकर जाएंगे तो देखिए सर्किट कुछ इस प्रकार बनेगी और फिर देखिए थोड़ा सा और इसको फोल्ड करेंगे तो देखिए सर्किट इस प्रकार बनेगी। मतलब कि यहाँ पे 10 और 15 दोनों समांतर में है
तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 ओम। और देखिए अब 6 और 8 दोनों सीरीज में, तो 8 6 14 हो जाएगा, और 14 14 ओम समांतर में है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 14/2 7 ओम आ जाएगा आंसर। सवाल दिया है एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर इज डिवाइडेड इन 3 ब्रांचेज नेम्ड ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 respectively. The length of the wires in 3 branches being proportional to 1, 2 and 4. If wires of the same material and cross section are used, what are the values of the currents in branch 1, branch 2 and branch 3 respectively? तो देखिए 10 एम्पियर है, इसको इन ब्रांच में बांटना है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो करंट होती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनली होती है। तो यहाँ से देखिए I1 I2 संबंध है, I3 का मान हो जाएगा 1/R1, 1/R2 संबंध है 1/R3। तो देखिए यहाँ पे I1 संबंध है, I2 संबंध है, I3 हो जाएगा 1/1 संबंध है, 1/2 संबंध है, 1/4। बोले तो 4 संबंध है, 2 संबंध है, 1 आ जाएगा। तो देखिए इसी रेशियो में करंट को बांट देंगे तो आंसर आ जाएगा। सवाल दिया है द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सही होगा। रेसिस्टिविटी रो बराबर होता है RA/K L, परंतु ध्यान दें ये तीनों में से किसी भी पदार्थ पर डिपेंड नहीं करती है। तथा बाकी देखिए 3 चीज़ पर रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द एलॉइंग ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। यह गलत होगा क्योंकि वो कंडक्टर मटेरियल पर डिपेंड करती है। सवाल दिया ए वायर ऑफ 30 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ and then cut into 2 equal parts. These 2 equal parts are connected in parallel with a battery that draw a current of 2 ampere. Determine the potential difference in volt between the terminal of the battery. देखिए तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है। तार का रेजिस्टेंस 30 ओम है, तो देखिए जब खींचकर दोगुना किया जाएगा तो रेजिस्टेंस इसका 4 गुना हो जाएगा, मतलब कि 30 का 4 यानी 120 ओम हो जाएगा। अब देखिए इसको 2 पार्ट में काट दिया जाता है, मतलब और प्रत्येक रेजिस्टेंस हो जाएगा 60 ओम 60 ओम। अब देखिए इन 60 ओम को पैरेलल में जोड़ा जाता है तथा इसी के पैरेलल एक बैटरी जोड़ा जाता है। तो देखिए 60 ओम पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 60/2 बोले तो 30 ओम आ जाएगा। अब देखिए 30 ओम जो रेजिस्टेंस है वह 2 एम्पियर की धारा खींच रही है, तो मतलब कि जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस 30 × 2 बोले तो 60 वोल्ट होगा। देखिए हम जानते हैं कि R जो होता है वह L² के अनुपाती होता है। सवाल दिया है 3 इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 70 वाट each are connected in parallel across AC mains. What is the total power consumed in watt by the parallel combination? तो देखिए प्रत्येक इलेक्ट्रिक लैंप का 70 वाट का है, यानी P1 का मान 70 है। तो देखिए तीनों जब समांतर में जुड़े हुए तो इनका कंज्यूम्ड पावर हो जाएगा 70 + 70 + 70, यानी कि 210 वाट हो जाएगा। यदि ये सीरीज में जुड़े होते तब कंज्यूम्ड पावर हो जाता 1/P1 + 1/P2 + 1/P3, 1/P बराबर। सवाल दिया है 2 हीटर्स रेटेड एट 1000 वाट 250 वोल्ट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज across a 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC means the total power drawn from the supply would be वाट। तो देखिए यहाँ पे दोनों हीटर समान सीरीज में जुड़े हुए हैं जिनका रेटिंग 250 वोल्ट 1000 वाट 250 वोल्ट 1000 वाट है तथा ये 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जुड़े हुए हैं। तो देखिए जब सीरीज में दो
बल्ब जुड़े हों अथवा हीटर जुड़े हों जिनका पावर P1 P2 हो तो मेंस से खींचे गए कंज्यूम्ड पावर का मान 1/P बराबर होता है 1/P1 प्लस 1/P2। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा P1 इंटू P2 बटा के P1 प्लस P2 बोले तो 1000 गुणे के 1000 बटे के 1000 प्लस 1000 यानी हो जाएगा 1000 बटे के 2 बोले तो 500 वाट ही कंज्यूम करेंगे सीरीज में जोड़कर। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 200 वाट का बल्ब 200 वोल्ट लैंप आर कनेक्टेड इन सीरीज across 200 वोल्ट सप्लाई द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाई ईच लैंप विल बी वाट्स। तो हो जाएगा देखिए दोनों श्रेणी में जुड़े हुए हैं अतः यहाँ पे हो जाएगा P का मान हो जाएगा P1 इंटू P2 बटा के P1 प्लस P2 मतलब कि P बटे के 2 यानी 100 बटा के 2 यानी 50 वाट हो जाएगा। देखिए ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है, उसके बाद कॉपर की, उसके बाद गोल्ड की, उसके बाद एल्युमिनियम की। तथा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा सिल्वर की, उसके बाद कॉपर की, उसके बाद गोल्ड की, उसके बाद एल्युमिनियम की होती है। देखिए इसमें डाटा देखिए मेटल से भी सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है डायमंड की 2200, जैसे के इसका प्रतीक होता है तथा वाट पर मीटर केल्विन इसका यूनिट होता है। सिल्वर का 410, कॉपर का 385, गोल्ड का 317, एल्युमिनियम का 225, ब्रास का 109, निकेल का 93, आयरन का 73, स्टील का 50.2, लेड का 35, मरकरी का 8.54, कंक्रीट का 1.2, ग्लास का 0.75। सवाल था द कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम एज कंपेयर टू कॉपर इज। देखिए रेसिस्टिविटी एल्युमिनियम की 1.6 गुना होती है कॉपर के रेसिस्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी इसका उल्टा है, मतलब एल्युमिनियम का कंडक्टिविटी 0.6 गुना होता है कॉपर के कंडक्टिविटी का। देखिए प्रॉपर्टी डेंसिटी देखिए कॉपर का 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एल्युमिनियम का 2.71 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एल्युमिनियम इसीलिए लाइट वेट होता है। अब देखिए मेल्टिंग टेम्परेचर कॉपर का 1083 अंश सेल्सियस, एल्युमिनियम का 660 अंश सेल्सियस। थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर का 390 वाट पर मीटर केल्विन, एल्युमिनियम का 226 वाट पर मीटर केल्विन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 17 अंश सेल्सियस। देखिए एल्युमिनियम कॉपर से 60% सस्ता होता है। दूसरा देखिए एल्युमिनियम का वेट कॉपर के वेट का 1/3 होता है। तो देखिए एल्युमिनियम ओनली 60% कंडक्टिव होता है एज ए कॉपर। सवाल दिया है which of the following is not a right difference between EMF and potential difference। EMF represent electrical energy source, potential difference is represent between 2 points in circuit। EMF is measured in an open circuit, the potential difference is measured in closed circuit। यह भी बात सत्य है। Potential is a case of flow of current, EMF is an effect of flow of current। यह गलत होगा। The potential difference is less than the EMF in the same circuit, the EMF is greater than potential difference in the same circuit। हमेशा याद रखिए V बराबर होता है E माइनस आई आर। देखिए यदि ओपन सर्किट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी EMF के समान होगा। और ध्यान दीजिए यदि क्लोज्ड सर्किट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF से हमेशा छोटा होगा। देखिए किसी भी स्थिति में पोटेंशियल डिफरेंस EMF से बड़ा नहीं हो सकता है।
सवाल दिया, एट व्हाट लेवल ऑफ करंट फ्लो ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक शॉक डेथ इज पॉसिबल, 50 से 100 मिली एम्पियर। देखिए प्रोबेबल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। देखिए यदि 1 मिली एम्पियर की करंट यदि शरीर से फ्लो करेगी तब प्रेसेप्शन लेवल, स्लाइट टिंगलिंग सेंसेशन, स्टिल डेंजरस अंडर सर्टेन कंडीशन। मतलब कि शरीर से हल्का सा गुदगुदी महसूस होगा, लेकिन ध्यान दीजिए कुछ स्थिति में यह डेंजरस भी हो सकता है। और देखिए यदि 5 मिली एम्पियर की करंट फ्लो होगी तो स्लाइट शॉक फेल्ट, नॉट पेनफुल बट डिस्टर्बिंग। Average individual can let go of object, however, strong involuntary reactions to shock in this range may lead to injuries। यदि 5 मिली एम्पियर की फ्लो करेगी तो थोड़ा सा झटका लगेगा। अब देखिए यदि 6 से 16 मिली एम्पियर तक की करंट फ्लो हो जाए तो पेनफुल शॉक, begin to lose muscle control, commonly referred to as the freezing current और let go range। मतलब कि इतनी करंट लगेगी तो ऐसे शॉक लगेगा। दूसरा, आपका मसल्स अनकंट्रोल हो जाएगा, मतलब कि अभी आप वायर को पकड़े रहोगे तो उसको छोड़ देंगे। देखिए 17 से 99 मिली एम्पियर फ्लो करेगी तो एक्सट्रीम पेन, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, सीवियर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, इंडिविजुअल कैन नॉट लेट गो ऑफ इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट, डेथ इज पॉसिबल। अब देखिए 100 से 2000 मिली एम्पियर का करंट लगेगा तो वेंट्रिकुलर fibrillation, uneven, uncoordinated pumping of heart, muscular contractions, and nerve damage begin to occur, death is likely। 200 प्लस मिली एम्पियर की करंट लगेगी तो कार्डियक अरेस्ट, इंटरनल ऑर्गन डैमेज एंड सीवियर बर्न्स, डेथ इज प्रोबेबल। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, लगभग 4.2 जूल्स। तो 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 किलो जूल अथवा 4200 जूल। सवाल था, यदि किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम हो और उसमें 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो तो कितनी कैलोरी उसमें उत्पन्न होगी। एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, यानी कि आई का मान 1, आर का मान 1 तथा टी का मान 1 है, यानी 1 जूल। तो देखिए हम जानते हैं 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 कैलोरी बटा के 4.2 बोले तो 0.24 कैलोरी। ठीक, सवाल दिया डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन नोड्स बी एंड डी। तो देखिए यहाँ पे दो जो है कि ऊपर भी 9 ओम का रेजिस्टेंस है, नीचे भी 9 ओम का रेजिस्टेंस है। मतलब दोनों ब्रांच में जो करंट है 12 एम्पियर वाली समान बट जाएगी 6 एम्पियर की 6 एम्पियर की। तो देखिए जो 4 ओम के एक क्रॉस ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है 24 वोल्ट तथा 5 ओम के क्रॉस 30 वोल्ट। तो देखिए फिर ऊपर वाले 5 ओम के क्रॉस ड्रॉप होने वाला वोल्टेज हो जाएगा 30 वोल्ट, यानी कि पॉइंट बी पे वोल्टेज हो जाएगा 30 वोल्ट तथा पॉइंट बी पे जो वोल्टेज हो जाएगा वह 4 छक 24 वोल्ट आ जाएगा। तो देखिए पूछा है बी और डी के क्रॉस वोल्टेज, यानी वी बी डी का मान हो जाएगा वी बी माइनस वी डी, यानी कि 24 माइनस 30 बोले तो -6 वोल्ट आ जाएगा आंसर। सवाल दिया, टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए स्टेबल वोल्टेज सोर्स, हाउ डू करंट एंड पावर ऑफ द रजिस्टर R1 चेंज व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ R2 इज डिक्रीज्ड बाय हाफ। देखिए यहाँ पे जो R2 है उसको घटाया जा रहा है। तो देखिए बोथ करंट एंड पावर कांस्टेंट, मतलब आवर, जिसे देखिए दोनों रेजिस्टेंस के एक क्रॉस जो वोल्टेज है कांस्टेंट है तथा रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, अतः I1 भी कांस्टेंट होगा तथा P1 बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर R1। तो यहाँ पर
I1 कांस्टेंट है, R1 कांस्टेंट है, तो P भी कांस्टेंट होगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाइड टू द सर्किट विथ लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव टाइम वेरिएंट एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स। सवाल दिया है कि द थ्री बल्ब्स गिव्स 50 वाट, 70 वाट, 80 वाट। आउट ऑफ द थ्री बल्ब्स व्हिच बल्ब हैज थिकेस्ट फिलामेंट अज्यूमिंग ऑल द बल्ब हैव टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम लेंथ। तो जाहिर सी बात है कि जिसका रेटिंग सबसे ज़्यादा होगा उसमें करंट सबसे ज़्यादा फ्लो करेगी, और सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करने के लिए उसका जो फिलामेंट होगा वह भी थिकेस्ट होगा, मोटा होगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट के आधार पर देखते हैं कि जब बल्ब दिए गए हों और यह नहीं बताया गया हो सवाल में कि वो पैरेलल में जुड़े हैं या समान या सीरीज में, तो हमें हमेशा पैरेलल में अज्यूम करना चाहिए। बट ध्यान दीजिए, सीरीज कनेक्शन के लिए जो पावर होता है वो I²R लिखते हैं, तथा पैरेलल कनेक्शन के लिए पावर P जो होता है वह V²/R लिखते हैं, क्योंकि सीरीज में I कांस्टेंट होता है, पैरेलल में V कांस्टेंट होता है। यहाँ पे समांतर में जुड़े हुए हैं, अतः यहाँ पे P प्रोपोर्शनल होगा 1/R के, तथा हम जानते हैं कि जो R होता है वह एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि यहाँ पे जो पावर होगा वह एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका एरिया भी ज़्यादा होगा। मतलब 80 वाट का मतलब कि जो फिलामेंट होगा वह ज़्यादा मोटा होगा। सवाल दिया, टू इलेक्ट्रिक लैंप्स have filament of the same metal having the same thickness. If one of them gives 100 watt and other gives 500 watt across the same supply, then देखिए वो पैरेलल कनेक्शन है, तो P प्रोपोर्शनल 1/R। मतलब कि जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मतलब कि 100 वाट वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, 500 वाट वाले का रेजिस्टेंस कम होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल L होता है, अतः जो 100 वाट वाला होगा उसका लेंथ ज़्यादा होगा, 500 वाट वाले का लेंथ कम होगा। सवाल दिया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वोशेंट पॉइंट Q पॉइंट इन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट? इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर। Q पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस होता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में? यह एम्पलीफायर का मैक्सिमम आउटपुट पावर बताता है कि हमारे एम्पलीफायर में कितना आउटपुट पावर हो सकता है। देखिए कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज तथा कलेक्टर करंट के कॉम्बिनेशन वाले पॉइंट को ही Q पॉइंट बोला जाता है। जैसे देखिए ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, उसी तरह इंडक्शन मोटर में देखिए ओपन सर्किट टेस्ट के जगह पे नो लोड टेस्ट तथा शॉर्ट सर्किट टेस्ट के जगह पे ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट किया जाता है इंडक्शन मोटर में। देखिए ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में रेटेड करंट को फ्लो करवाते हैं, इसके साथ ही रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तीसरी बात कि जो रोटर होता है उसे हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, घूमने नहीं देते हैं। और इसके बाद इसका कॉपर लॉस निकालते हैं, और इसके अतिरिक्त सीरीज ब्रांच के पैरामीटर को निकालते हैं। देखिए इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर के जैसा ही होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो तरह के पैरामीटर होते हैं, एक सीरीज ब्रांच वाला पैरामीटर, दूसरा शंट ब्रांच वाला पैरामीटर। तो देखिए ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट से हम सीरीज ब्रांच के पैरामीटर का पता लगाते हैं। तो देखिए
सीरीज ब्रांच पैरामीटर के अंतर्गत आर, एक्स और जेड इम्पीडेंस प्राप्त होता है। जब आर, एक्स, जेड प्राप्त हो जाता है तो इसी की मदद से हम पावर फैक्टर cos फाई को भी निकाल लेते हैं। cos फाई बराबर होता है आर बटा के जेड। तो यहाँ से आंसर होगा पावर फैक्टर ऑन द शॉर्ट सर्किट। क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। द डिफरेंस बिटवीन नो लोड एंड फुल लोड वोल्टेज expressed as a percentage of the full load voltage। क्वेश्चन दिया है इन फ्रांसिस टर्बाइन which of the following component dynamically adjust to regulate the flow rate and optimize power output under varying load conditions। आंसर होगा गाइड वेंस। फ्रांसिस टर्बाइन में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि रेगुलेट करता है पानी के फ्लो को। तो जो गाइड वेन होता है वही पानी के फ्लो रेट को रेगुलेट करता है। फ्रांसिस टर्बाइन ऐसी टर्बाइन होती है जिसके बाहर एक स्पाइरल केस होता है गोल सा का, जो दिखाया गया है। देखिए से इसमें से पानी इधर से जाता है और देखिए वापस आता हुआ इसमें चला जाता है। तो यहाँ स्पाइरल केस का काम होता है पानी को रास्ता प्रदान करना टरबाइन के अंदर जाने के लिए। देखिए फ्रांसिस टरबाइन में दो तरह के ब्लेड होते हैं, एक तो स्टेशनरी ब्लेड, दूसरा एडजस्टेबल ब्लेड। देखिए जो स्टेशनरी ब्लेड होते हैं उसे स्टीवेन बोलते हैं तथा जो एडजस्टेबल ब्लेड होते हैं उसे गाइड वेन बोलते हैं। तो देखिए बाहर की तरफ स्टेशनरी ब्लेड अथवा स्टीवेन लगा होता है। देखिए यहाँ पे गाइड वेन तथा स्टीयरिंग दिखाया गया है। तो जो गाइड वेन होते हैं वे एडजस्टेबल ब्लेड होते हैं, ये एडजस्ट करके पानी के फ्लो रेट को चेंज करते हैं। देखिए टरबाइन के अंदर रनर होता है। देखिए जब पानी टरबाइन के अंदर जाता है तो जब टरबाइन घूम जाती है तो जो पानी बाहर निकलता है वह ड्राफ्ट ट्यूब के माध्यम से पानी बाहर निकलता है। सवाल दिया है इन पैरेलल रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड कैपेसिटर सी सर्किट इफ रेजिस्टेंस आर इंक्रीज द फेज एंगल फाई। देखिए यहाँ पे आर और कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं, आर है तथा माइनस जे एक्ससी है। तो देखिए जब दोनों पैरेलल में लगे होते हैं रजिस्टर और कैपेसिटर तो एडमिटेंस वाई बराबर होता है जी प्लस जे बी सी। तो देखिए यहाँ से यदि फाई निकालते हैं फेज एंगल फाई तो होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बटे के रियल पार्ट यानी BC बटा के G। तो देखिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ओमेगा सी है तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा सी बटा के 1 बटा के R यानी हो जाएगा tan इनवर्स R ओमेगा सी। तो यहाँ से स्पष्ट है कि यदि रेजिस्टेंस R को इंक्रीज करेंगे तो फेज एंगल फाई जो होगा वह इंक्रीज करेगा। देखिए यदि रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगे हों तो उस समय फाई बराबर होता है tan इनवर्स XC अपान R होता है तथा उस समय Z बराबर होता है R माइनस JXC।